ब्रेक के बाद अब बात करेंगे सबसे बड़े स्क्रैप घोटाले की। सीएम रहते अर्जुन मुंडा ने एनटीपीसी के जिस पतरातू पावर प्लांट के अधिग्रहण प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, रघुवर दास ने कुर्सी संभालते ही बिना किसी सक्षम एजेंसी के एवैल्यूएशन कराए एनटीपीसी को सौंप दी, वो भी स्क्रैप के भाव। एक रिपोर्ट। थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना मई 1963 को लगभग 100 करोड़ रुपए में हुई थी। उस समय की रशियन टेक्नोलॉजी से निर्मित इस अत्याधुनिक थर्मल पावर में 10 यूनिट से 840 मेगावाट बिजली पैदा होती थी। धीरे धीरे इस पावर प्लांट की उत्पादन क्षमता कम होती गई, मगर बिजली फिर भी सस्ती थी। 2011-12 के आसपास की सरकार ने प्लांट के रिनोवेशन पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च भी किए और यूनिट नंबर 9 और 10 से उत्पादन फिर शुरू हो गया। यह गैर कानूनी है, यह इनकी जमीन नहीं है। ये सारा डील राज्य सरकार ने किया है, जो उसके अधिकार की बात नहीं है। और यह झारखंड के हितों को बिना सोचे समझे कम हुआ। आज कई करोड़ रुपया का स्क्रैप भूमि से निकालकर एनटीपीसी बेच रहा है, जो वैल्यूएशन में भी नहीं है। तत्कालीन अर्जुन मुंडा सरकार के समय एनटीपीसी ने पीटीपीएस प्लांट का अधिग्रहण प्रस्ताव बनाकर सौंपा, मगर झारखंडी हितों की अवहेलना के चलते मुंडा सरकार ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया और प्लांट के रिनोवेशन के लिए ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई। मगर इस बीच सरकार बदली और 2015 में जब रघुवर दास मुख्यमंत्री बने तो एनटीपीसी के उसी पुराने प्रस्ताव पर अधिग्रहण की शर्तें अपने अधिकारियों से मनवा ली। यही वो समय था जब बिजली मुख्यालय में राहुल पुरवार का दौर शुरू हुआ। पुरवार ने एनटीपीसी के साथ करार में बड़ी भूमिका निभाई। एनटीपीसी के साथ संपन्न एग्रीमेंट में श्री राहुल पुरवार ने वितरण के एमडी के हैसियत से दस्तखत किया है, जबकि यह संपत्ति उत्पादन निगम का है। तो वितरण निगम को इसमें पक्षकार क्यों बनाया गया, कैसे बन, किस हैसियत से आ गया? एग्रीमेंट में साइन कर। एनटीपीसी से हुए करार के मुताबिक 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, जिसमें से 70% बिजली झारखंड को दी जाएगी और 2190 एकड़ जमीन और कोल ब्लॉक और पानी के इस्तेमाल के बदले झारखंड को सिर्फ 26% हिस्सेदारी मिलेगी। अरबों रुपए कीमत वाले पुराने प्लांट को 259 करोड़ में कौड़ियों के मोल स्क्रैप वालों के हाथों बेच दिया गया है। पहला तो स्पेयर पार्ट से है, जो उतना कीमत का होगा, और जो वर्कशॉप है अंदर में लोहा लकड़ जो लगा हुआ है बॉयलर टरबाइन का, ये सब अलग है। टरबाइन है, ट्रांसफार्मर है, फलना है, चिलना है, बहुत सी चीज है। पिछली सरकार ने जब प्लांट के रिनोवेशन के लिए समझौता पत्र तैयार किया था तो उसमें निवेश करने वाली कंपनी को सिर्फ 30 साल के लिए प्लांट चलाने की इजाजत दी गई, मगर एनटीपीसी के साथ हुए करार में हमेशा के लिए सारी संपत्ति और प्लांट एनटीपीसी की मिल्कियत रहेगी। झारखंड को सिर्फ 26% हिस्सेदारी मिलेगी। आखिर जल्दबाजी में रघुवर सरकार ने ऐसी झारखंड विरोधी शर्तों पर करार क्यों किया, इस राज से पर्दा हटना बेहद जरूरी है। प्लांट को एनटीपीसी को सौंपे जाने की प्रक्रिया में झारखंडी हितों की अनदेखी को लेकर एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें उठाए गए बिंदु वाकई काबिले गौर है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने एक प्रार्थी की ओर से पतरातू पावर प्लांट के एनटीपीसी को सौंपे जाने में झारखंडी हितों की अनदेखी के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की थी। माननीय अदालत ने कुछ सुनवाई के बाद इस याचिका को खारिज जरूर कर दिया, मगर प्रार्थी ने एनटीपीसी और झारखंड सरकार के बीच हुए करार में इतनी बड़ी परिसंपत्ति को अस्थायी रूप से किसी कंपनी को सौंपे जाने का विरोध किया था। तो ये कि स्टेट जो प्रॉपर्टीज है दैट शुड नॉट बी गिवन और गिफ्टेड। तो यहाँ पर भी यही था कि ये जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी पीटीपीएस की, जिसमें हमको लगता है हजारों एकड़ जमीन है, 6000 एकड़ जमीन है, और बहुत सारे जो बिकॉज पीटीपीएस को के कुछ यूनिट को रिनोवेट किया गया था, उसमें हमको लगता है 250 करोड़ 200 नहीं 250 से 300 करोड़ रुपया लगा था उसमें। इससे पूर्व की सरकार ने प्लांट के जीर्णोद्धार के लिए एक ग्लोबल टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू की थी।
जिसमें ये शर्त थी कि 30 वर्षों तक उस प्लांट का संचालन अधिग्रहण करने वाली कंपनी करेगी और बाद में ये पावर प्लांट झारखंड सरकार के हवाले कर दी जाएगी। मगर एनटीपीसी के करार में झारखंड के हितों की तमाम शर्तों को बदल दिया गया। परिसंपत्ति के बदले झारखंड सरकार को सिर्फ 26% की हिस्सेदारी पर संतोष करना पड़ा। टीपीएस जो हम लोग को बिजली दे रही थी वो भी मोटा मोटी हमको लगता है कि 100 वॉट जनरेट हो रहा था और उसकी कीमत बहुत कम आ रही थी जो आज हम लोग पे कर रहे हैं। तो पीटीपीएस इसीलिए अब इसको क्या हो गया कि इसलिए इसको जो पूरा प्रॉपर्टी जिस तरह से हस्तांतरित हुआ वो प्रक्रिया हस्तांतरण का गलत था, जिसको कि हम लोगों ने पीआईएल में हाईकोर्ट में चाइल्ड चैलेंज किया था। प्रार्थी का मानना है कि प्लांट से जब भी 4000 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी, झारखंड की जरूरत सिर्फ अधिकतम 2200 मेगावाट की होगी। यह ओवर प्रोडक्शन एक समय झारखंड सरकार के लिए बोझ बन जाएगा। एनटीपीसी इस अतिरिक्त बिजली के लिए डैम रेंज चार्ज करेगी। शंका है कि बिजली के प्रति यूनिट की दर झारखंड में 6 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो जाएगी। कैमरामैन देवाशीष के साथ शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आलोक दुबे जी और प्रदीप सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे सहयोगी शहनवाज के पास। शहनवाज, सबसे बड़ा स्क्रैप घोटाला, इसे डिफाइन करें, बताएं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले जो अभी आपने स्टोरी गौर से अगर सुनी होगी तो उसमें पूरे के पूरे जो अधिग्रहण का मामला डील किया गया, बताया गया कि कैसे ये अधिग्रहण हुआ 2015 में। और 2015 से पहले रघुवर सरकार से पहले मुंडा सरकार थी। ये एनटीपीसी का प्रस्ताव तब भी आया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और एक उसी बीच में किसी सरकार ने ग्लोबल टेंडर निकालना चाहा और उसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, हम लोग उसके गवाह हैं। और उसमें पतरातू थर्मल पावर प्लांट को बिल्कुल अत्याधुनिक ढंग से उसको आज के हालात में बना कर उससे प्रोडक्शन की बात थी। और 30 साल तक ये संचालन उसको करने दिया जाता जो ग्लोबल टेंडर अचीव करता। लेकिन बाद में ये पूरी की पूरी संपत्ति, पूरा का पूरा ये प्रॉपर्टी और प्रोडक्शन ये सब कुछ झारखंड का हो जाता। लेकिन 2015 में जब रघुवर दास की सरकार आई, आते ही प्रधानमंत्री की एक सभा चल रही थी हजारीबाग में, वहाँ उन्होंने बिना राय मशवरे के, अभी कुछ हुआ भी नहीं था, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम पतरातू पावर प्लांट एनटीपीसी को देने जा रहे हैं और उससे 4000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। बहुत खुशी होती है जान के कि झारखंड में अब तक 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं हुई है सरकारी यूनिट में, सरकारी किसी कंपनी में। पहली बार 4000 मेगावाट बिजली पैदा होगी, झारखंड की रिसोर्सेज से होगी और ये एनटीपीसी करेगा। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत दुखदाई है। और ये दोनों हमारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत ध्यान से इस बात को सुने और बाद में प्रतिक्रिया दें कि जो एनटीपीसी की शर्त ये है कि 4000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, 70% बिजली झारखंड को देंगे, ये शर्त है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 4000 में 70% जोड़ लें, ये झारखंड को मिलेगी। झारखंड की ज़रूरत कितनी है? झारखंड की ज़रूरत अभी आज के डेट में हम खड़े होकर बात कर रहे हैं 2200 मेगावाट की ज़रूरत है, उसके बाद की ज़रूरत नहीं है। और अगर 3 साल बाद ये प्रोडक्शन होगा तो कितना, 100 मेगावाट और बढ़ा लीजिए। तो अभी अधिवक्ता, माननीय अधिवक्ता कह रहे थे, राजेंद्र कृष्ण जी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, कि ये जो ओवर प्रोडक्शन होगा और उसका कंजम्पशन हम अपने घर में नहीं कर सकेंगे और उसने करार के मुताबिक 70% बिजली हमें दे दी, तो ये बिजली जो है वो कहाँ इस्तेमाल होगी? डैमरेज गिरेगा और उल्टा हमको उसका खमियाजा और उसका जुर्माना भरना पड़ेगा, नुकसान होगा और बिजली महंगी होके शायद 10 रुपये प्रति यूनिट हो जाए। एक तो ये पक्ष है। अब रहा सवाल, 1963 में 1 अरब रुपए की लागत से पतरातू थर्मल पावर स्टेशन बना था। 1 अरब रुपया 1963 की बात। इसमें जितना मेटल लगा होगा, एल्यूमिनियम लगा होगा, ब्रास लगा होगा, ये सारी चीज़ें आप उसको 1963 के परिप्रेक्ष्य में उसकी वैल्यूएशन लगाएं, आप समझ सकते हैं कि उसकी वैल्यूएशन आज कितनी होगी। क्योंकि लोहे की कीमत तो घटती नहीं है, बढ़ती है, चाहे वो स्क्रैप क्यों नहीं हो। और अब ये जो स्क्रैप था लगभग 2000 करोड़ मान के चले, 2000 करोड़ का स्क्रैप था, उसमें
आपने 2012-13 या 14 में एक अर्जुन मुंडा सरकार ने उसमें 200 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया। बहुत सारे नए नए मोटर्स उसमें लगाए गए, बहुत सारी चीज़ों को नया कर दिया गया और उसकी पेमेंट भी नहीं हुई थी। 2015 में ये करार करके सब कुछ को अबेंडन कर दिया गया और ये सारी प्रॉपर्टी एनटीपीसी के हवाले हो गई। पता नहीं मेकॉन के किसी व्यक्ति की से एवल्यूएशन करा के अंडर वैल्यू कराया गया उसको, और सिर्फ 259 करोड़ में 2000 करोड़ का पूरा पीटीपीएस का जो प्लांट है, उसकी जितनी भी नई मोटर थी वो भी, उसमें जो चीज़ें थी नई आधुनिक लगाई गई थी, वो सब चीज़ें निकाल के बेच दी गई होंगी पूरे दाम में या कंपनी को वापस कर दी गई होगी। और आनन फानन में ये करार करके सब कुछ ख़त्म कर दिया गया और ये सपना दिखाया गया कि 4000 मेगावाट बिजली 2023 में बन जाएगी। ये है पूरा मामला। 259 करोड़ रुपए में झारखंड की इतनी अमूल्य धरोहर, जो सोना उगलती थी, बिजली पैदा करती थी, बिल्कुल सस्ती बिजली हमारे कोयले से, हमारे पानी से, अब हमारा कुछ भी नहीं रहा। 74% शेयर एनटीपीसी का परमानेंटली जब तक दुनिया रहेगी तब तक सिर्फ 26% शेयर पीटीपीएस में झारखंड का होगा और जो पावर प्रोडक्शन होगा वो एग्रीमेंट के मुताबिक जितनी कीमत उसकी प्रोडक्शन की आएगी उसके हिसाब से बिजली हम जैसे सेंट्रल पूल से खरीदते हैं वहाँ से खरीदेंगे। तो ये स्क्रैप जो है, यानी झारखंड हमेशा ही खरीदार बना रहेगा और इससे सिर्फ नुकसान हुआ है। सबसे पहले इसमें प्रदीप जी से सवाल। प्रदीप जी, बहुत गंभीर आरोप है ये। नहीं, मैं शाहनवाज जी की बातों को भी और जो राजेंद्र कृष्ण जो पीआईएल के वकील थे उनकी बातों को भी सुन रहा था। एक तो उन्होंने आपकी रिपोर्ट में दिखाया गया कि पीआईएल हाईकोर्ट में सुनी गई और खारिज कर दी गई। तो इससे स्पष्ट है कि पीआईएल कर्ता ने जो कोर्ट ने डिमांड किया होगा, पुख्ता प्रमाण चाहा होगा कि आपके जो आरोप हैं उसके पक्ष में आपके पास क्या सबूत हैं और कौन कौन से प्रमाण हैं जिसके आधार पर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ प्रक्रिया गलत की गई है। जाहिर है वो पेश नहीं कर पाए और उनका आवेदन खारिज हो गया। अब शाहनवाज जी बोल रहे थे कि 4000 मेगावाट उत्पादन होगा, 70% राज्य को मिलेगा, बाकी एनटीपीसी बेचेगी। इनका अनुमान है कि अभी राज्य में 2000 मेगावाट बिजली की खपत है। आने वाले समय में 100 मेगावाट और इन्होंने बढ़ा दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि वो 300 मेगावाट बिजली कोई अपनी पॉकेट में रख लेगा, हम उस बिजली को बेचेंगे, उससे भी राजस्व मिलेगा। तो ये कहना कि नहीं बाकी की बिजली बर्बाद हो जाएगी, उसका बोझ हम पर पड़ेगा, मैं समझता हूँ कि सारे एजम्पशन हैं आपके। और जहाँ तक स्क्रैप की बात है, लेकिन क्या वो बिजली आप अपने रेट पर बेच पाएंगे? बिल्कुल, जिस दर पर हम खरीदेंगे उस रेट पर बेचेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमने खरीदा 5 रुपए पे और बेचे 4 रुपए पे। ऐसा हो पाएगा क्या शाहनवाज? जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, प्राइसिंग जो होगा उस हिसाब से करेंगे। झारखंड को मिलेगा क्या? क्योंकि लेकिन ये भी जो शेयर है वो 24% है, 26% है, 74% एनटीपीसी का है। तो फायदा झारखंड को कहाँ कब हो रहा है? अब एनटीपीसी जो सवाल ये है प्रदीप जी कि झारखंड की इतनी बड़ी जमीन, लगभग 6000 एकड़ की जमीन प्लस एक पूरा का पूरा कोल ब्लॉक, ये सब देने के बाद ये क्या बहुत ही अच्छा सौदा लगता है क्या आपको? अब मैं बता रहा हूँ, एनटीपीसी एक नवरत्न कंपनी है देश की, और उस पर इस तरह के आरोप लगाना जैसे कि एनटीपीसी ने कोई फ्रॉड किया हो, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही विवादास्पद विषय हो जाएगा फिर ये कि एनटीपीसी जैसी संस्था पर भी आप प्रश्न खड़ा करेंगे। आज ही मैं पतरातू गया था और आपको बताऊं, जिस 6000 एकड़ की बात कर रहे हैं उसमें पूरी टाउनशिप बसी हुई है और टाउनशिप एनटीपीसी को नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं पूरा फैक्ट्स आप रखें साथ में कि जब 115 एकड़ ही अभी लिया गया है जी, और जैसे जैसे जरूरत होगी और लेंगे और आपको देना पड़ेगा। ये टर्म्स कंडीशन में लिखा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। और आप जो आप स्क्रैप की बात कर रहे हैं, जब भी कोई डील होती है, जब किसी कंपनी को हैंडओवर किया जा रहा है, हम सेल आउट कर रहे हैं, मान लिया हमने सेल आउट कर रहा है, तो हमारे घर में जो चीज़ें हैं उसकी वैल्यूएशन करा के एज इट इज जो जैसा है उस हालत में हम उसको सौंपते हैं। तो आपने कैसे अनुमान लगा लिया कि जो स्क्रैप है उसको बिल्कुल अनदेखा किया गया, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं किया गया, मेकॉन के कंपनी से वैल्यूएशन कराया गया, अंडर रेटिंग कराया गया? ये सारे एजम्पशन हैं आपके। इसके पक्ष में अगर कोर्ट में प्रमाण पेश किया गया होता तो मैं समझता हूं कि उनकी याचिका खारिज नहीं होती। याचिका तब दायर की गई थी जब स्क्रैप का मामला नहीं आया था। स्क्रैप का मामला तो हाल फिलहाल का 8 महीने पहले का है। ये तो अधिग्रहण पर चैलेंज किया था उन्होंने और तब की बात है।
आज स्क्रैप की बात हो रही है, तो मैंने बताया तो कि 1963 में अगर 1 अरब रुपए की फैक्ट्री थी तो वो आज उसकी वैल्यूएशन कितनी होगी? क्या 259 करोड़ होगी? 1963 में जो कंपनी कमीशन की गई, आप समझ लीजिए कि आपने खुद कहा कि 200 करोड़ रुपए लगा के उसको रिनोवेट किया गया कुछ हिस्से को। तो जो 63 से जो कंपनी चल रही थी उसके मशीन कल पुर्जे समय के साथ पुराने भी हुए होंगे, स्क्रैप भी हुए होंगे। और आज इस बदलते युग में जब टेक्नोलॉजी इतनी ऊंचे स्तर पर चली गई, ऑटोमेटिक प्लांट्स लग रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसका रनिंग कॉस्ट, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना महंगा पड़ रहा होगा राज्य सरकारों के लिए। और जिस मेंटेनेंस की आप बात कर रहे हैं, 200 करोड़ जब वो यूनिट पूरी बैठ गई थी तब उसको आनंद फानंद में चालू करना पड़ा सरकार को, अब पैसे लगाने पड़े। तो बाकी अगर ये प्लांट्स भी जो थे, बाकी यूनिट्स जो थी, अगर उसी अवस्था में चले जाते तो क्या सरकार सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए ही थी? और जिस सस्ती बिजली की बात कर रहे हैं आप, तब भी राज्य की जनता को मतलब जो सस्ती बिजली मिले इसके को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल आंदोलन करते थे। मुख्यमंत्री को कुछ तो खामियां दिखी होंगी जो उन्होंने इसको फिर ग्लोबल ऑक्शन के लिए उन्होंने कहा था, और दूसरे मुख्यमंत्री आते हैं तो वो इससे सीधे स्क्रैप बता देते हैं। देखिए, ग्लोबल ऑक्शन में जो बात थी कि 30 साल के बाद वो राज्य सरकार को हो जाएगा, तो आप बताइए जब ये 50 वर्षों में ये कंपनी 63 में कमीशन हुई या 50 वर्षों के बाद कंपनी की हालत खस्ता हो गई। और कोई भी टेक्नोलॉजी एक समय के बाद आउटडेटेड हो जाती है, तो 30 साल के बाद जब हमको वो कंपनी सौंप के जाती तो उस वक्त भी सारे मशीनरीज आउटडेटेड हो जाते। तो फिर आरोप हम पर आप खड़ा करते कि आपने कबाड़ अपने हिस्से ले लिया। इसलिए मैं समझता हूँ सारा एजम्पशन है। अगर एजम्पशन नहीं होता तो निश्चित रूप से सरकार ऐसा नहीं करती। सरकार ने जो कुछ भी किया बढ़िया जो उस समय था। प्रदीप जी की बात से आप सहमत हैं? प्रदीप भैया हर चीज में हमको बोला करते हैं कि ये कांग्रेस के लोग थेथरोलॉजी करते हैं, लेकिन मैं इनके शब्दों में ये शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि ये इस तरह की बात करते जरूर लज्जा आनी चाहिए इन लोगों को। इसलिए आनी चाहिए कि HEC, पतरातू, ये सब भारत ने रसा के साथ मिल करके ये प्लांट को तैयार किया था। उस वक्त जिस वक्त हमारे देश में इंजीनियर नहीं हुआ करते थे, हम संसाधन से परिपूर्ण नहीं थे, तब पंडित नेहरू ने यह सपना देखा था, HEC लाया। और आज भी लोग कहते हैं 7,700 एकड़ जमीन में HEC है और 6,000 एकड़ में पतरातू है। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो टाटा बिरला अगर अपने घर का एक गहना बेच देगा तो भी HEC और पतरातू जैसा थर्मल पावर खड़ा नहीं कर सकता। ये हमारे देश की ये धरोहर थी। पंडित विनोदानंद झा ने इसका शिलान्यास किया था। और आप कहते हैं कि ये पुराना हो गया, क्यों आउटडेटेड सुन नहीं होता है क्या? लीजिए, हम आप बोल रहे थे, मैंने सुना। सुनो भाजपाइयों, सुनो, मैं कह रहा हूं कि ये क्यों किया पता है आपको? नरेंद्र गडकरी के रिश्तेदार को स्क्रैप का ठेका देना था। और कल पुर्जे खराब नहीं होते हैं। आज भी HEC खराब नहीं है। जिस HEC ने बोकारो, राउरकेला, कितने हैवी इंजीनियरिंग को खड़ा करके स्टील प्लांट को रखा। कहलगांव, आप याद कीजिए, कहलगांव में आज भी 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। उसी समय बना था, पतरातू के बाद आया था कहलगांव। वो स्क्रैप नहीं है, वो हमारी शान है पतरातू। हम 100 नहीं, हम 4000 खुद हम प्रोडक्ट कर सकते थे। आपने बेच दिया। अरे आप तो पूरा देश बेच रहे हैं। आप तो बेचने के कगार, आप कल NTPC बेच दीजिएगा। आपने बेचा कि नहीं रेलवे? आप बेचा कि नहीं 6 एयरपोर्ट? आपने बेचा कि नहीं ONGC? आपने जनता की गाढ़ी कमाई के FD इंश्योरेंस का पैसा 10% बेचा कि नहीं? आपने बेचा कि नहीं टेलीफोन के BSNL? चलिए प्रदीप जी, आपने क्या नहीं बेच दिया? सब बेच दिया। आपकी जागी आप खड़ा करिए। आप 19 साल में एक पावर प्लांट नहीं तैयार कर सकते हैं, और जो हमने बना के दिया है इस राज्य के लिए आप ये तर्क देते हैं कि उसके पुर्जे खराब हो गए, बूढ़ा हो गया वो। यह है आपका तर्क। और करोड़ों अरबों रुपए की वो परिसंपत्ति को आपने अपने मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए, अपना भरने के लिए, भ्रष्टाचार की यही है आपका। न खाऊंगा न खाने दूंगा, खा भी रहे हो और देश को बेच भी रहे हो। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि 50 वर्षों तक जिस पार्टी ने इस देश में शासन किया, पतरातू का बात करिए, किसने अधिकार दिया आपको बेचने? मैं आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। कौन कहा है आपको? आप बोलते हैं कि बस धीरज रखिए ना, नहीं कर पाए, धीरज रखिए, हाईकोर्ट में धीरज रखिए, ठीक से दलील नहीं दे पाया। धीरज रखिए, जैसा सुनिए।
50 वर्षों तक जिस पार्टी ने इस देश पर शासन किया अरे आप तो 6 साल में नष्ट कर दिया पूरे उस देश शासन काल में जिस तरह के प्रैक्टिस उभरे इस देश में, इंस्टीट्यूशन खड़ा नहीं किया आपके तो प्रधानमंत्री जब भ्रष्टाचार चरम पर था, इंस्टीट्यूशन नहीं खड़ा किया, जब भ्रष्टाचार चरम पर सुन था, लीजिए प्रदीप जी, तो इनके मुंह से वैसे ही शब्द निकलेंगे। और अगर जिसको थोड़ी भी बेसिक जानकारी हो टेक्नोलॉजी की, आप चले जाएं इंडस्ट्री में। अरे अब तो मैं समझता हूँ कि इनको आप सुन तो लीजिए। आप जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा था। बात पूरी करने आप जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल सुन रहा था आपकी बातों को। तो जिसको जरे थोड़ी भी बेसिक जानकारी होगी अगर टेक्नोलॉजी की, आप इंडस्ट्री में जाइए। मैंने इंडस्ट्री में काम किया, समय बिताया है, मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ। हर समय कंपनी अपडेट करती है अपनी टेक्नोलॉजी को, इसलिए कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और मैन पावर को बेहतर ढंग से हम इस्तेमाल कर सकें। तो इनको अगर तनिक भी जानकारी नहीं है कि 50 साल बाद कोई टेक्नोलॉजी जो रसिया की जमीन वहां सिटी बनाने के लिए, नहीं मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप सुन तो लीजिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर इस तरह से इंटरप्ट करेंगे तो मैं फिर आपको बोलने नहीं दूंगा। वहाँ मॉल बना रहे हैं आप सुन लीजिए। अगर इस तरह से आप इंटरप्ट करेंगे बात पर, तो मैं फिर बोलने नहीं दूंगा आपको। एक चीज समझ लीजिए, आप बोलना मुझे भी आता है। अरे तो बोलिए, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, यहाँ बोलने के लिए आए हैं। HEC में आपका चेहरा देख रहे थोड़ी, HEC में पाउडर जो लगा के नहीं, HEC में बता रहा हूँ। HEC बंद क्यों पड़ी थी? क्यों कामगारों की छटनी हो रही थी? वो तो जब अटल जी आए तब उन्होंने पैकेज बनाया कि उद्योग मंत्रालय उसको रिवाइव करे उसको जाके, और आज बेशर्मी से बोल रहे हैं कि मॉल बना दीजिएगा उसका जमीन को। वो समय की मांग, हर चीज समय की मांग होती है, समय की मांग होती है, समय की मांग के अनुरूप, समय की मांग के अनुरूप। क्या ये समय की मांग थी? आलोक जी एक मिनट, क्या ये समय की मांग थी? क्या पतरातू थर्मल पावर बूढ़ा हो चुका था, बेचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था? नहीं, बिल्कुल सही कदम था, और वहाँ पर प्लांट का बिल्कुल नया प्लांट बनाना समय की मांग भी थी, और बहुत अच्छा काम है। सिर्फ शर्तों पे एतराज़ है कि ये जो शर्तें झारखंड के हितों में उसको लेके चलना चाहिए था, उसमें प्रॉब्लम है। अब यहाँ तक हम आज स्क्रैप पे फोकस कर रहे थे कि अगर आप किसी भी लेमैन से पूछ लें तो आपको स्क्रैप की जो इंडस्ट्री है, स्क्रैप का जो बिजनेस है, स्क्रैप का जो माफियाइज्म है, ये आप कितनी गहराई इसमें रहती है और कितने बड़ा नेटवर्क से ये लोग काम करते हैं। पूरे के पूरे प्लांट के इस डील में नेटवर्क स्क्रैप माफिया का भी रोल है, बहुत बड़ा रोल है, ताकि स्क्रैप माफिया ने इसको डील कराने में काफ़ी पैसा खर्च किया होगा। इसीलिए आनंद फानन में बहुत सारे लूप होल हैं। एक एक बातों पर आप अगर गौर करेंगे कि पूरी प्रक्रिया की जल्दीबाजी, इस प्रक्रिया में राहुल पुरवार नाम के व्यक्ति का वितरण निगम का MD होने के नाते दस्तखत करना, फिर आप अगर और गहराई में जाना चाहते हैं तो तत्कालीन ऊर्जा सचिव SKG रहाटे का एतराज़ करना, फिर उनको हटाया जाना, फिर तत्कालीन कई सचिवों का हटाया जाना। बहुत इशारा करते हैं कि इसमें कैसे घोटाला हुआ है। आज इसका चर्चा करने का मतलब यही है कि स्क्रैप क्यों बेचा 259 करोड़ में जी। क्या ये 259 करोड़ का स्क्रैप हो सकता है? आज कोई भी जाकर के एवेल्युएशन आज की डेट में कर ले, किस व्यक्ति ने किया, मैकेनिक किस इंजीनियर ने क्या, कैसे किया, ये जांच का विषय है। और चूंकि इसके रेट पे आपत्ति है प्रदीप जी, आलोक जी रिएक्शन देंगे। मैं शाहनवाज जी से ये जानना जरूर चाहूंगा, स्क्रैप जमशेदपुर में भी निकलते हैं, वहां माफियागिरी नहीं होती है। माफियागिरी वहीं होती है जहां सरकार का प्रश्रय होता है। और जरूर पता होगा शाहनवाज जी को कि वो स्क्रैप नितिन गडकरी के रिश्तेदार को दिया गया था। तो ये माफियागिरी आप बनाइए ना, इनको सारी बातें पता होती है। पता है, मुझे पता है। तो प्रमाण दीजिए ना, प्रमाण दीजिए। आप बिना प्रमाण के दलील देने से नहीं चलेगा, बिना प्रमाण के सिर्फ यहाँ बैठकर किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाने से नहीं चलेगा। आप प्रमाण दीजिए। जब प्रमाण नहीं दे सकते तो किसी का नाम लेके आप बोल नहीं सकते। शाहनवाज जी से पूछे, मैं बोल रहा हूँ। शाहनवाज जी के पास ऐसे ही नहीं इन्होंने पुख्ता जानकारी होगी जो शाहनवाज जी जरूर बोलेंगे। आपके दबाव से नहीं बोलने जा रहे हैं। भाजपा के लोग किस तरह से माफियाओं को प्रश्रय दिया, और इसलिए पतरातू वो कांग्रेसी बोल रहे हैं NTPC जो 50 वर्षों तक देश को लूटते रहे, वो कांग्रेसी आज बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। माफियागिरी शब्द आपके शासनकाल का निकला हुआ है। हमारा मकसद था जो घोटाला हो रहा है वो सामने आए जनता की सरकार के। चलिए वक्त हो गया है, आलोक जी और प्रदीप जी, वक्त हो गया है, इस देश का सिस्टम बना दिया है। आज कोयला मंत्री, अब इस प्रोग्राम को समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, प्रदीप जी, आप दोनों पहुंचे और इस चर्चा में शामिल हुए। तो आज 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।